सो हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग के साथ में। आज हम आपको लेके जा रहे हैं पुणे के पास में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर को दिखाने के लिए। और ये जो टेम्पल है बेसिकली हिस्ट्री, माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक बहुत बेजोड़ नमूना है। और ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी हम निकल रहे हैं पुणे से 9 o'clock के आसपास, और वहाँ पहुँचने में हमें लगने वाले हैं अराउंड 1 hour 15 minutes। ये जो मंदिर है पुणे से 45 या 50 किलोमीटर्स दूर है, और यवत से ये टेम्पल 10 किलोमीटर्स दूर पड़ता है। और अभी हम जो रूट लेने वाले हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हड़पसर पुणे। सो यहाँ से हम जो है शोलापुर पुणे हाईवे लेकर ये रास्ता तय करेंगे। और ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आप बने रहिए इस व्लॉग के साथ में। और इसके रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है, माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के रिलेटेड डिटेल्स है, हम आपके साथ थ्रू आउट द जर्नी और वहाँ पहुँचने के बाद में भी शेयर करते रहेंगे। अब हम अपनी जर्नी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो इस टेम्पल का नाम भुलेश्वर क्यों रखा गया है, इसके लिए भी एक जो बहुत ही सुंदर माइथोलॉजिकल स्टोरी है। और ये जो स्टोरी है शिवजी और पार्वती माता की है। एक बार ऐसा हुआ था कि जब शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत में रह रहे थे, तो किसी वजह से उनके बीच में कुछ विवाद हो गया। और शिवजी जो है माता पार्वती से इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए कि उन्होंने कैलाश पर्वत छोड़ दिया। और कैलाश पर्वत छोड़ के वो यहाँ पर आकर, इस चोटी के ऊपर आकर मेडिटेशन करने लगे और साधना करने लगे। तो शिवजी को मनाने के लिए माता पार्वती यहाँ पर आई और उन्होंने एक सुंदर रूप धारण किया और शिवजी के सामने नृत्य किया। सो बेसिकली भुलेश्वर मीन्स जो भूल जाता है, राइट। सो जैसे ही माता पार्वती को उन्होंने इस रूप में देखा, तो शिवजी अपना गुस्सा पूरी तरीके से भूल गए। और इस वजह से इस टेम्पल का जो नाम है, इसे भुलेश्वर कहा गया है। सो आप सब जानते ही है कि जो शिवजी है उनको भोले भंडारी कहा जाता है। वो काफ़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और इसलिए ही जो भी लोग अभी जैसे सावन भी स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी लोग शिवजी की साधना आराधना करते हैं, उनसे शिवजी काफ़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं और काफ़ी जल्दी आप फल की प्राप्ति होती है। सो इट इज़ वन ऑफ द स्टोरी, इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट दिस प्लेस कि इस टेम्पल को भुलेश्वर क्यों कहा जाता है। इस टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन हुआ है, ये मल्टीपल स्टेजेस में हुआ है, जो कि डिफरेंट टाइम पीरियड में हुआ है। इनिशियली इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, इसको राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से जोड़ा जाता है, जो कि 8th सेंचुरी में हुआ था। और उसके बाद में 13th सेंचुरी में यादवास के जो कृष्णदेव राय थे, वो किंग ने इसे आगे डेवलप किया। और 1629 में इस जो टेम्पल है इसको फोर्टिफाइड कर दिया गया। बेसिकली इसको एक फोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, और उसके बाद से इसे दौलताबाद या मंगलगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाने लगा। और इसके बाद में भी ये जो टेम्पल है, एज यू नो कि महाराष्ट्र और डेक्कन रीजन में काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक इन्वेजन हुआ था, और इस टेम्पल को भी कई बार अटैक किया गया। और इसी टेम्पल
पे जो अटैक्स हो रहे थे उससे बचाने के लिए जो पेशवास के जो स्पिरिचुअल गुरु थे ब्रह्मानंद स्वामी धकड़ शिखर जी, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये टेम्पल को बाहर से एक मॉस्क की तरह स्ट्रक्चर दिया जाए या उसको ऐसे कैमोफ्लेज किया जाए, जिसकी वजह से जो दूर से अगर हम इस टेम्पल को अभी भी अगर देखते हैं तो ये एक मॉस्क की तरह दिखता है, जिसके अंदर इसके जो शिखराज है, बेसिकली जो शिखराज है उसके चारों ओर मीनारेट्स या मीनार्स बनाई गई है वाइट कलर्स में जो हमें दिखती है। तो अभी भी अगर हम इसे दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक मॉस्क है, और जस्ट टू प्रिवेंट द अटैक्स फ्रॉम इस्लामिक इन्वेडर्स इसको इस तरीके से बाहर से कैमोफ्लेज किया गया। इसको फोर्ट में कन्वर्ट करने का एक मिलिट्री रीजन भी था, क्योंकि ये जो मंदिर है बेसिकली एक हिल टॉप पर है, और हिल टॉप पे होने की वजह से ये काफ़ी फेवरेबल मिलिट्री बेस की लोकेशन है, जिससे हम आसपास के रीजन के ऊपर ध्यान रख सकते हैं या उसके ऊपर निगरानी रख सकते हैं। सो सिमिलर टू काफ़ी सारे फोर्ट्स अक्रॉस महाराष्ट्र या इंडिया के भी जितने भी फोर्ट्स हैं वो बेसिकली किसी ना किसी हिल टॉप के ऊपर बने हुए हैं, सो दैट वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन देता है मिलिट्री को आसपास के अटैक्स या आसपास के एरियाज के ऊपर निगरानी रखने के लिए। जैसे ही हमने शोलापुर हाईवे से डाइवर्जन लिया है भुलेश्वर टेम्पल के लिए, जो लैंडस्केप है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से चेंज हो गई है। अभी जो है हम भुलेश्वर टेम्पल तक पहुंच चुके हैं, और आप नोट कीजिए कि इसका जो ओपनिंग टाइम रहता है सुबह 5 बजे से शाम के 8 बजे तक रहता है। हाउएवर टेम्पल का जो खुलने का टाइम रहता है वो सुबह 6 बजे से या 6 बजे से 12 बजे तक दोपहर तक रहता है। फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक ये टेम्पल खुला रहता है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो टेम्पल के ओपनिंग टाइम स्लॉट्स है उसके बीच में ही आप विज़िट कीजिए। अभी हम जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, और मंदिर में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको हम बताते हैं। मंदिर में एंटर करते ही आप सबसे पहले सभा मंडप में एंटर करते हैं, और उसके बाद में आप आगे जाके हनुमान जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद में आप राइट हैंड साइड से स्टेप्स लेकर जब आगे जाते हैं मंदिर की तरफ, वहाँ पे सबसे पहले आपको नंदी महाराज के दर्शन होते हैं, जो कि नंदी मंडप में विराजमान है। नंदी मंडप चार तरफ से चार पिलर्स से सराउंडेड है, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे हिंदू गॉड्स दिखेंगे, जिसके अंदर अष्टदिक्पाल जो कि 8 दिशाओं के रक्षक हैं, और नवग्रह आपको इस मंडप में दिखाई देंगे। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आपको जो नंदी जी दिखेंगे उनकी जो मुंडी है वो राइट हैंड साइड में थोड़ी सी टिल्टेड है, झुकी हुई है। इसकी स्टोरी ये है कि जब माता पार्वती शिवजी को मनाने के लिए आई थी, तब वो शिवजी और माता पार्वती के सामने खड़े हुए थे, और उनकी एक आँख शिवजी को देख रही थी और एक आँख जो थी वो माता पार्वती को देख रही थी। इसकी वजह से उनका चेहरा जो है सीधे हाथ की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। वो एक्चुअली ये विचार कर रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो कि व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस।
अगर इस टेम्पल का आप आर्किटेक्चर स्टडी करेंगे तो ये जो टेम्पल है बेसिकली हेमाडपंथी आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है, जो कि 13th सेंचुरी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। हेमाडपंथी आर्किटेक्चरल स्टाइल में बेसिकली आपको ड्राई मैसनरी दिखेगा और इसके अंदर जो लोकली अवेलेबल बेसाल्ट का जो स्टोन होता है उसको उन्होंने इंटरलॉकिंग करके टेनन एंड मोर्टाइज जॉइंट के थ्रू उसको इंटरलॉक करके ये बनाया गया है। इसके अंदर वो बेसिकली मोर्टार का यूज़ नहीं करते और इसके बदले लाइम का यूज़ करते हैं टू जॉइन द स्टोन्स। और जो उन्होंने इंटरलॉकिंग करी है ये स्टोन्स की, ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर है उसको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है। अलॉन्ग विद दैट वो इसको साइज्मिक रेजिस्टेंट भी बनाती है। ये टेम्पल अभी भी खड़ा हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द यूनिक आर्किटेक्चर इट हैज़। वैसे तो इस मंदिर में इतनी सारी कलाकृतियाँ हैं जिसे आप समझने जाएंगे तो मुझे लगता है मुझे तो एटलीस्ट कुछ साल लग जाएंगे। बट इसके अलावा भी आपको रामायण और महाभारत के काफ़ी सारे संदर्भ आपको यहाँ के जो स्कल्पचर हैं, वॉल पे जो स्कल्पचर बने हुए हैं, इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर कुछ सिलेक्टेड पैनल्स को डिस्कस किया जाए तो ये पहला जो पैनल है बेसिकली ये है फेमिनाइन फॉर्म्स ऑफ गॉड्स, जिसके अंदर सेंटर में शिवजी है और शिवजी जो है अपने स्त्री रूप जिसे माहेश्वरी कहते हैं उसमें मौजूद है। लेफ्ट में उनके श्री गणेश हैं जो कि विनायकी अपने स्त्री रूप में है और शिवजी के राइट साइड में आप देख सकते हैं कार्तिकेय जो कि कार्तिकेय रूप में है। और ये वाला जो पैनल है ये समुद्र मंथन का चित्र वर्णन करता है, जिसके अंदर सूर और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिससे 14 रत्न और एक हलाल निकला था और हलाल जो था उससे शंकर जी ने अपने कंठ पे धारण किया था। अगले पैनल में आप देख सकते हो जो सबसे ऊपर है वो भीष्म पितामह है जो कि तीरों की शैया पे लेटे हुए हैं अपनी मृत्यु के पहले, और उनके जस्ट नीचे जो है हाथों में सुदर्शन चक्र लिए ये कृष्ण है। उनके राइट में जो डैमेज्ड मूर्ति है वो आई थिंक युधिष्ठिर की है और श्री कृष्ण के लेफ्ट में जो है जो अपनी तीरों के साथ में जो है वो अर्जुन है और नीचे बाकी सब लोग जो कि भीष्म पितामह से मिलने आए हुए हैं। और ये वाला पैनल काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो श्री राम है वो सोने के हिरण के पीछे उसके शिकार के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं और उनके पीछे पीछे जो आप देखेंगे लक्ष्मण जी उनके पीछे आ रहे हैं और सबसे लेफ्ट में दो फिगर है जिसके अंदर जो लेफ्ट वाली है वो सीता है और वहाँ पर रावण आए हैं उनका हरण करने के लिए। ये वाला पैनल जो है रामायण से है जिसके अंदर राम जी और लक्ष्मण के बीच में बातचीत चल रही है। लक्ष्मण जी राम जी को वनवास जाने से रोक रहे हैं पर वो नहीं मान रहे हैं, इस वजह से लक्ष्मण काफ़ी गुस्से में है और नाराज़ है। और नीचे जो है किष्किंधा का सीन है जिसके अंदर हमें काफ़ी सारे वानर्स दिख रहे हैं। इतने सारे अटैक्स झेलने के बाद में भी ये मूर्तियाँ आज भी इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का वजूद बनाए रखे हैं।
सो अभी हम वापस घर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हमारे, काफ़ी अच्छा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था वहाँ पे विज़िट करने का। और अगर आप अभी तक इस ब्लॉग के साथ बने हुए हैं तो थैंक यू वेरी मच। और हम इस तरह के ब्लॉग्स आगे लाते रहेंगे। अभी काफ़ी सारे हमारे ट्रिप्स प्लान हैं, मानसून और उसके आगे के भी। तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल। अगर आपको पसंद आ रहे हैं हमारे वीडियोस तो इसे थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय।